नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है मामले का गलत प्रचार, झूठे प्रचार और अपने फायदे के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी को करना परेशान, बदनाम और उसका लाइफ एक्सप्लोर करने की सजा क्या हो और इससे बचा कैसे जाए। मित्रों, आज ही मालेगांव ब्लास्ट का मामला सामने आया। जितने आरोपी थे वो बरी हो गए। इसके 2 दिन पहले मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मामला आया था, उसमें भी कोई दोषी नहीं पाया गया। ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें कोई दोषी होता नहीं है। अब पहले मालेगांव से शुरू करते, आज घटना है आपको है। इसमें 2 एजेंसियों ने काम किया। एनआईए काम की, वो भी राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली बड़ी स्वतंत्र, तेज तरार और प्रतिष्ठित संस्था है। जब एनआईए ने काम किया तो जो लोग आज बरी हुए हैं वो सारे लोग दोषी पाए गए थे और पूरे देश भर में एक नैरेटिव सेट हुआ था। जब सीबीआई जांच में आई तो उसने एनआईए के सारे जांच को बिल्कुल पलट दिया। ध्यान रखने वाली बात है कि एनआईए में भी भारतीय पुलिस सेवा के और पुलिसकर्मी ही होते हैं, सीबीआई में भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और कर्मी ही होते हैं। मतलब एक ही लोग दोनों जगह काम करते हैं। फर्क सिर्फ ये हुआ कि जिस वक्त एनआईए ने जांच किया था उस वक्त महाराष्ट्र में सरकार दूसरे पार्टी की थी और जब सीबीआई ने जांच प्रारंभ किया तो केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार थी। कहा यह जाता है कि सरकारी दबाव में एनआईए ने किसी और के दोष को किसी और पर मढ़ने का प्रयास किया। उसका एक सीधा साधा बात था कि लोग यह कहने लगे थे कि मैं यह मानता हूं कि सारे मुसलमान आतंकी नहीं होते, लेकिन सभी मुसलमान आतंकी क्यों होते हैं? नहीं, सॉरी, गलत बोल गया। सारे मुसलमान आतंकी नहीं होते हैं, लेकिन सारे आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? इसी नैरेटिव को चेंज करने के लिए कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकी नहीं होता, आतंकी हिंदू भी होते हैं और जब हिंदू आतंकी होते हैं तो बड़ा खतरनाक होते हैं। हालांकि यह दुष्प्रचार पहले से हो रहा है कि देश का सबसे बड़ा आतंकी कौन? नाथूराम गोडसे। जबकि अपराधी और आतंकी में इन लोगों को कोई फर्क नहीं लगता। मेरा मानना है कि नाथूराम गोडसे अपराधी थे क्योंकि उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी का हत्या करने का अपराध किया था। आतंकवादी का मतलब होता है जिसके विचारों से, प्रभावों से, कामों से देश भर में आतंक फैल जाए। गांधी के मरने के बाद कहीं कोई आतंक नहीं फैला था, कहीं कोई विस्फोटक बात नहीं हुई थी। खैर, अब मैं उस पर आज चर्चा करने के नहीं बैठा। मेरा मुद्दा ये नहीं, सभी चैनलों पर यह विषय आ रहा है कि यह दोषी थे कि वो दोषी थे। मेरा विषय वो है नहीं, क्योंकि आज जो लोग मेरे को सुनते हैं, जानते हैं, मेरे को अपना आशीर्वाद देते हैं, वो यह जानते हैं कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जो और विषयों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। आज का मेरा विश्लेषण भी वही है जो कहीं हुआ नहीं है। मेरा विश्लेषण है कि क्या सजा हो उन लोगों का जो गलत जांच करते हैं और जिनके जांच के प्रभाव से आदमी 20-20 साल, 19-19 साल, 18-18 साल जेल काट के आता है। जैसे मालेगांव का मामला लिया जाए, अगर आज का फैसला सही है और जो लोग बरी किए गए वो लोग दोषी नहीं है, तो ये जो लोग कई वर्षों तक जेल में सजा भुगते, इसका दोष किसके ऊपर दिया जाए? इसकी जिम्मेदारी किस पर दिखता है? जांच करने वाली पुलिस पर, सजा देने वाले जज पर, या प्रभावित करने वाले पॉलिटिशियन पर, या नैरेटिव सेट करने वाले अधिकारी पर, या बकवास के रूप में समाचार में प्रचारित करने वाले चैनलों पर? क्योंकि सभी ने एक सुर से देश में नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। सरकार ने प्रभावित किया। जैसा कि बताया जा रहा है, पुलिस ने प्रभाव में आकर के जांच का मुख मोड़ दिया और गलत आदमी को फंसाया। आज किस निर्णय से यही साबित हुआ है। तो यह जो 10 साल, 12 साल, 20 साल लोगों ने संताप झेला, भोपाल की पूर्व सांसद
और साध्वी की बात की जाए तो उसने तो कहा था कि अप्राकृतिक तरीके से मेरे कई उन जगहों पर लाठी डाली गई, छड़ी डाली गई, क्या क्या डाला गया वो मैं कह नहीं सकता। इतनी विभत्सता से जो टॉर्चर झेली है वो महिला, वो टॉर्चर करने वालों को क्या उसी तरह का रिवर्स सजा दिया जाए सार्वजनिक वीडियो के सामने कि भाई इन्होंने साध्वी को इस तरह की सजा दी, अब यही सजा इनको वापस दे करके वीडियो प्रचारित किया जाए ताकि कोई और आदमी किसी आदमी के बहकावे में, प्रलोभन में या दबाव में काम ना करे। क्योंकि तो उसके सामने यह नजीर होगा कि भाई साहब अगर कल को यह झूठा साबित हो गया और यह मामला खुल गया तो इसी तरह की रिवर्स एक्शन हमारे ऊपर होगी, तो कम से कम वो डरेंगे, कहेंगे नहीं भाई साहब मैं सही ही करूंगा। एक उपाय तो यह है। दूसरा उपाय यह है कि उन लोगों को वापस अरेस्ट किया जाए जो लोग इसमें लगे हुए हैं, और उन सबको जेल में डाल करके उसी तरह की यातना दी जाए। और मतलब उसमें फैसला की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इन लोगों ने 9 साल, 10 साल, 18 साल सजा भुगता है, तो ये जो लोग जितने दिन के सजा भुगते हैं वो सब सजा जोड़ करके उनके और उनके परिवार को दे दी जाए, क्योंकि उनके कमाई से परिवार भी लाभान्वित हुआ है। जब तक परिवार को परेशानी नहीं डाला जाएगा तब तक आदमी सीधा नहीं होगा, क्योंकि आदमी का कमजोर उसका परिवार होता है और आदमी का बेनिफिशियरी भी उसका परिवार ही होता है। जो लूट खसोट करके पैसा लाते हैं उससे परिवार ही तो खुद सुख भोगता है, तो सजा कौन भोगेगा। कुछ इस तरह की व्यवस्था हो और इसकी मांग हो। आप छोड़ दीजिए कि SIR में किसका नाम कट रहा है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप छोड़ दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका बहुत मतलब नहीं है। मतलब ये है कि झूठे मुकदमे आप फंस जाएंगे और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और जो बाद में दोषी पाया जाएगा वो सॉरी बोल देगा। सिर्फ सॉरी बोलने से तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आप ही पर नहीं है। मान लीजिए कि मैं रोज टीवी पे बोलता हूँ, किसी आदमी को मेरा बात बुरा लगे और उसका चाचा मौसा ताता पुलिस में है, वो कहेगी जरा भाई वो जो 201 में बलात्कार हुआ था उसमें तू भी था। तो इन सब चीजों को कैसे रोका जाए, आज का मेरा मुद्दा यही है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि झूठ फंसाया, किसने फंसाया, क्या फंसाया। क्योंकि मुंबई बम ब्लास्ट, जो मुंबई लोकल बम ब्लास्ट आया उसमें भी पता चला कि दोषी कोई नहीं था, रेलगाड़ी खुद एक बम पर चढ़ गई थी। इसके पहले भी आपने सुना होगा वो एक मशहूर सिने कलाकार जिस पर तीतर को मारने का केस था, कोर्ट में पता चला कि नहीं तीतर खुद गोली के सामने कूद गई थी, वो तो बेचारा मासूम आदमी था, वो कहाँ गोली मार सकता है। इस तरह की जो निर्णय आता है अदालतों से और इस तरह की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाती है तो आपको गुस्सा नहीं आता, मुझे तो आता है। अगर मैं इस पोजीशन में हूं कि मेरे निर्णय का, मेरे आदेश का कोई महत्व हो तो आज के तारीख में 200-300 लोग फांसी पर लटक गए होते। आज के तारीख में 10-5 लोगों के पिछवाड़े में उसी तरह से लठ की चढ़ाई होती जिस तरह से कुछ साध्वी के पास हुआ था। कितने लोग आज बिलबिला रहे होते, खूनी शरीर लेकर के चिल्ला रहे होते। सच में मानिए मैं कर देता हूं। आप विचार जरूर बनाइए और मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि यह कैसे रुके। क्योंकि सरकार आप बदलेंगे, कल दूसरी आएगी तो दूसरी नहीं करेगी, इसका क्या पता। और तीसरा कि क्या यह जो फैसला है वही सही है, पहले वाला टोटल गलत था, या पहले वाला ही सही था अब वाला गलत है, यह भी विचार का बात है। मैंने ये नहीं कहा कि जो आज फैसला आया वो सही है, क्योंकि अब तो मैं भरोसा नहीं कर रहा अपनी जांच एजेंसियों पर, क्योंकि वही एजेंसी ने न जांच किया है। भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जो उस वक्त थे वो आज हो सकता है जो उस वक्त NIA में था वो आज CBI में आया हो, क्योंकि NIA से उत्तर प्रदेश मतलब स्टेट पुलिस से तो लोग जाते हैं NIA में, और स्टेट पुलिस से लोग आते हैं CBI में, केंद्रीय सेवा में। तो हो सकता है जो आज NIA में हो वो कल CBI में हो, या जो CBI NIA में था वो आज CBI में हो, क्योंकि यही लोग तो पूरे देश भर में उछल कूद करते रहते हैं। तो इन पर सजा कैसे हो, इनको निर्देशित करने वाला, दबाव बनाने वाले को क्या सजा हो, और अंतोगतवा झूठ की दुकान बंद हो और निर्दोष को फंसाया ना जाए और दोषी को सताया जाए, कितना सताया जाए, यह विचार जरूर बने और एक नज़ीर पेश हो कि कोई दोबारा इस तरह का अपराध करने का सोचे ही ना। आप विचार करिए, मुझे भी बताइए, जो मेरे को समझ में आया मैंने आपको बताया, और
इसी दुखी मन से मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। भारतीय कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और जांच एजेंसियों की शाख की भी जय हो, इसी उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद।